Hello everyone, I hope all of you are doing very well. This video is going to be very special for CA फाउंडेशन स्टूडेंट जो अभी सितंबर में एग्जाम देने वाले या जो फ्यूचर में एग्जाम देंगे. एज यू ऑल नो, आपके जो 100 मार्क्स के अकाउंटेंसी की पेपर होती है उसमें 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं. 6 क्वेश्चन रहते हैं 2-2 नंबर के. एंड यू हैव अराउंड 11 चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स. और वो जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं. तो आपको पूरे सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप कैसे उस 12 मार्क्स को ईजिली इन अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स क्रैक कर सकते हो. ओके, व्हाट आई हैव डन, जो मैं एज अ स्टूडेंट करता, आईसीआई के जितने भी ट्रू फॉल्स है, ठीक है, वो सारे को मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. और हम जस्ट ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी ओनली डिस्कसिंग ट्रू एंड फॉल्स, बट उसके बिहाइंड लॉजिकल रीजनिंग, रैशनल समझेंगे. ओके, सो इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रू एंड फॉल्स, इट्स अबाउट जो 150-200 टॉपिक्स है जो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ. ओके, वो सारे मैंने सारे को सॉल्व किया एंड मैंने देखा लाइक जितने भी पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आईसीआई ट्रू फॉल्स पूछ सकता है वो सारे इसमें कवर है. Before starting the video, I have a small request. If you are really liking the videos, do subscribe to the channel and do share with your friends. And जो भी मैं PDF यूज़ करूँगा आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो. द लिंक टू द टेलीग्राम चैनल इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन. नाउ अब मैं इस वीडियो को कैसे स्ट्रक्चर किया हूँ, तो पहले हम चैप्टर वाइज ट्रू एंड फॉल्स को कवर करेंगे. उसके बाद मैं पास्ट 6 पेपर्स में जो ट्रू फॉल्स आए उसको भी कवर करेंगे. एंड बिलीव मी, यू विल फाइंड कि जो पास्ट का 6 पेपर्स है वो बहुत ईजी है, मोस्टली इसी में से कवर है. ओके, अब देयर आर सम स्टूडेंट्स जिसका भी 16 तारीख से एग्जाम है, अगर उनके पास कम टाइम है तो यू कैन स्किप वॉचिंग द वीडियो. आप क्या करो, आप मेरे PDF को डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लो, बिकॉज मैंने आंसर्स भी दिया हुआ है. बट आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, आप आराम से इसको खाते समय कभी भी जब भी आपको फ्री मिले तब आप इसको देख लो, बिकॉज आपके 150+ टॉपिक्स कवर होने वाले, ठीक है, विथ रीजन्स, विथ लॉजिकल रीजनिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो पहले चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं. तो पहले चैप्टर 1 के रिलेटेड है, ठीक है. क्या ये बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम. नहीं, बुक कीपिंग में आप जस्ट रिकॉर्डिंग करते हो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस. अकाउंटिंग में आप समराइज भी करते हो, एनालाइज भी करते हो, इंटरप्रेट भी करते हो, राइट. अकाउंटिंग में समराइजिंग करते हो, एनालाइजिंग करते हो, रेशियो एनालिसिस, और फिर इंटरप्रिटेशन करते हो, राइट. मतलब आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है. तो देर इज़ डिफरेंस, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स. नहीं, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो और उसको इंटरप्रेट करके यूजर को कम्युनिकेट करते हो. इट्स अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो इट्स फॉल्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब फिर क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है जब आप इंटरनल रिपोर्टिंग करते हो अपने मैनेजर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजर्स. ये कहीं बाहर शेयर होल्डर ये लोग को नहीं जाता, हम इंटरनली अपना रिपोर्ट करते हैं. ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर्स ऑफ बिजनेस यूनिट. नहीं, ये फॉल्स. ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन है. डन. तो अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जहाँ पे इंटरनल रिपोर्टिंग करते हो और जहाँ पे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करते हो अपने यूजर्स को, ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, वो हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा पास्ट इन्फॉर्मेशन का होता है, बट मैनेजमेंट फोरकास्टिंग का भी हो सकता है. ओके, क्या कस्टमर ऑफ द बिजनेस शुड नॉट बी कंसर्न एज अ यूजर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस. नहीं, मैं क्या किसी भी कंपनी से डील कर लूँगा क्या? मुझे पता चलना चाहिए ना कंपनी स्टेबिलिटी है कि नहीं, कंपनी में स्टेबिलिटी है कि नहीं, जिसका मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं. यस, तो कस्टमर्स आर इंडीड यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है. फिफ्थ, समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. समराइजिंग बेसिक थोड़ी ना होता है, रिकॉर्डिंग बेसिक फंक्शन होता है. अब देखो, जो ये अगर आपको इससे नहीं पता चला, ठीक है, तो आप नेक्स्ट लाइन जब पढ़ोगे तो उससे समझ में आएगा. ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है बट जिसका मॉनेटरी टर्म्स हो, वो एविडेंस बाई सम डॉक्यूमेंट्स. क्या जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं दे आर एविडेंस बाई सम डॉक्यूमेंट. जैसे सेल करूँगा तो सेल्स बिल, परचेज करूँगा तो इनवॉइस, राइट, सैलरी का सैलरी स्लिप, दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्या समराइजिंग में आप रिकॉर्ड करते हो क्या? नहीं, तो इट्स अ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस शीट shows the position of business on the day of its preparation, not on the future date. yes, it's true statement. बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनता है, तो उस दिन का हम फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं, नहीं फ्यूचर का नहीं बैक का. ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अ सर्टेन ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट. यस, जब आप बुक कीपिंग करते हो मतलब जर्नल लेजर बनाते हो तो आपको फाइनेंशियल इफेक्ट तो पता चल जाता है ना. अगर मैं करता हूँ डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो इससे इफेक्ट तो पता चल जाता है कि डेटर बढ़ गया और सेल्स भी बढ़ गया. ओके, तो इट्स ट्रू स्टेटमेंट. नाउ चैप्टर 1 के भी बहुत यूनिट्स है, तो अब यूनिट 2 रिलेटेड समझते हैं, ठीक है. आंसर. नाउ द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर. क्या पर्सनल अफेयर्स ओनर का डिफरेंट है और हमारा बिजनेस अफेयर डिफरेंट है? इसको हम बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट. इट्स नॉट अ मैचिंग कॉन्सेप्ट. फॉल्स.
ठीक है। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड विद एन ओनर। यस, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनर और बिजनेस दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ओनर अगर कुछ पैसा देगा कैपिटल, तो वो दूसरे का पैसा है, लाइक ओनर का पैसा, तो आपको उसको देना पड़ता है, राइट। मतलब ऑफकोर्स आप प्रॉफिट कमाओगे तो देंगे, नहीं कमाओगे तो नहीं देंगे। अक्रूवल का मतलब क्या होता है, अक्रूवल का मतलब होता है कि एज एंड व्हेन एक्सपेंस इंकर्ड हो, इंकर्ड नॉट पेड, आप उसको रिकॉर्ड करो, एंड इनकम एज एंड व्हेन अर्नड हो, ना कि रिसीव हो, आप रिकॉर्ड करोगे। जब रिसीव पे रिकॉर्डिंग करते हो और पेड पे रिकॉर्डिंग करते हो तो उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल का मतलब क्या होता है, मनी रिसीव्ड और पेड, नो इट्स फॉल्स, इट इज़ व्हेन दे आर अर्नड एंड इनकर्ड, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि आप सारे फोर्सेबल लॉसेस को रिकॉर्ड करो और गेन को तभी रिकॉर्ड करो जब वो रियलाइज हो, राइट, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट्स नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट इज मटेरियलाइज्ड। नहीं, ये तो मटेरियलिटी का इन्होंने बता दिया कि अगर कोई चेंज आप करते हो उसको चेंज कब कंसिडर करो, जब वो मटेरियल नेचर का हो, ठीक है। तो इट्स अ फॉल्स। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, देखो आप अकाउंटिंग पॉलिसी तो अप्लाई करो, बट कैसे कंसिस्टेंटली। अगर इस साल आपने फीफो किया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी फीफो फॉलो करो, उसके बाद भी फॉलो करो, तो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हो तो, राइट। बट क्या ऐसा है कि आप उसी को करोगे, नहीं। अगर बिजनेस का नेचर चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपको लगता है कि वेटेड एवरेज से आपका बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो यू विल गो फॉर वेटेड एवरेज, राइट। तो क्या कंसिस्टेंसी अलाउज योर फ्लेक्सिबिलिटी, यस फ्लेक्सिबिलिटी तो है। कब, जब कोई लॉ में चेंज हो जाएगा तब वो अलाउ करता है चेंज करने। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो गया तो आपको चेंज करना अलाउ करता है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारा बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा तब आप उसको चेंज करते हो, राइट। सो कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इम्प्लाइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलाउ करेगा, ठीक है। सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मटेरियलिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम, नहीं, ये तो नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा। लाइक 10 करोड़ का अमाउंट किसी कंपनी छोटे से बिजनेस के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, बट रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी के लिए 10 करोड़ कुछ नहीं है। तो साइज ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाई विच रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स इन विच एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्चुअल पेमेंट्स आर मेड। नहीं, ये तो कैश पेमेंट बता दिया, तो ये तो कैश पेमेंट और कैश रिसीट की बात किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टेबल है एग्जाम में, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग द एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। नहीं, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है। एक बात बताओ, मैं अगर रियल एस्टेट में हूँ तो मेरे लिए बिल्डिंग खरीदना और बेचना ये मेरा काम है, तो खरीदना इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर मैं वही एक शू कंपनी हूँ और मैंने एक बड़ा सा शोरूम बनाया है, तो वो शोरूम मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो नेचर ऑफ बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, यस। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ एन एसेट सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर मैं एसेट का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा दे रहा हूँ तो इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो, अगर आप लॉयर का फ़ी पे करते हो, अगर आप एसेट अक्वायर करते हो टू अक्वायर द टाइटल, मैं जब बिल्डिंग अक्वायर कर रहा था तब लॉयर का फीस लगा, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज उसके बिना मैं टाइटल ओन ही नहीं कर सकता था। अब मैं जब टाइटल ओन कर लिया तब उसके ऊपर कोई केस लगा, अब कोई केस लगा तो उसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ। सो इट्स अबाउट मेंटेनिंग द एसेट। वन इज़ अबाउट एक्विजिशन ऑफ एसेट, अदर इज अबाउट मेंटेनिंग द एसेट। तो देखो, अगर आप अमाउंट स्पेंड करते हो एज लॉयर फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड, मतलब मेरा एक साइट है उसके ऊपर मैंने कुछ फैक्ट्री बनाया, तो दे आर सेइंग कि साइट किसी और को बिलोंग करता है, राइट। तो मैंने उस पर फाइट किया, तो दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना अगर आप किसी वर्न आउट पार्ट को रिप्लेस करते हो तो ये कैपेक्स थोड़ी ना होगा, ये तो जस्ट मेंटेन किया जा रहा है। अनलेस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भरे, अनलेस उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। मतलब अगर सपोज कि मेरे गाड़ी का साइलेंसर ख़राब हो गया, मैंने साइलेंसर रिप्लेस कर दिया, गाड़ी तो एज यूजुअल चल रहा है ना, राइट। सो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स। लीगल फीस अगर मैंने अक्वायर करने के लिए दिया, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema house and were demolished when cinema house was ready is capital expenditure। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एसेट के रिलेटेड जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब समथिंग विच वॉज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू द रिक्वायर्ड लोकेशन एंड कंडीशन।
मतलब सिनेमा हाउस को मैं सिनेमा हाउस यूज़ ही नहीं कर पाता अगर मैं टेम्प्रेरी हट्स ना बना के उस लेबर को यूज़ करके ना अगर वो कंस्ट्रक्शन ना करते तो। सो दिस टेम्प्रेरी हट्स वाज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सिनेमा हाउस। तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा ऑब्लिगेशन, ठीक है, जिसका चांसेस बहुत कम है होने का, लेस देन 50%, ठीक है, जो कंफर्म कब होगा? जब कोई इवेंट हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो इट्स ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी फ्यूचर में आएगा, बट इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है क्या? यस, कंटिंजेंट लायबिलिटी को इसलिए डिस्क्लोज करना पड़ता है ताकि आप अपने स्टेक होल्डर्स को वार्न करो कि देखो यार फ्यूचर में ये लायबिलिटी आ सकती है कंपनी के ऊपर। सो इट इज़ टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। क्या प्रोविजन को आप रिकॉर्ड करते हो क्या? यस, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है एक ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट से। लेट सपोज कि मैंने आपको एक मोबाइल दे दिया आईफोन, बट मैंने बोला 2 साल में कभी वारंटी आ सकता है। सो द मोमेंट आई सोल्ड द फोन टू यू इट बिकम्स अ पास्ट इवेंट, और मैं कमिटेड हो गया कि आपको 2 महीना में 2 साल में कुछ भी होगा तो मैं उसका वारंटी करूँगा। सो इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट। एंड दो चीज़ इससे पता है कि आउटफ्लो ऑफ कुछ रिसोर्सेस होगा, ठीक है। तो आप आओगे तो पता है 2 साल में अगर फ़ोन ख़राब हुआ तो मैं उसको ठीक करूँगा, मेरे भी पैसे लेंगे, तो देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। प्लस अमाउंट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड। अगर अमाउंट को मैं रिलायबली एस्टिमेट कर सकता हूँ तो प्रोविजन बन जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी क्राइटेरिया पास नहीं होता है तो वो बन जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओके, सो प्रोविजन को हम रिकॉर्ड करते क्या? यस, बिकॉज आपका अमाउंट भी रीजनेबली मेजर हो सकता है और पता है कि रिसोर्सेज जाएगा ही जाएगा, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस, तो एक क्लेम हम कर रहे हैं, ठीक है, वेयर आउटकम इज अनसर्टेन, इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। नहीं, जहाँ पे क्लेम मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए कंटिंजेंट एसेट होगा ना। व्हेन इट्स प्रोबेबल दैट फर्म विल नीड टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन, दिस गिव राइज टू कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर पता है कि ऑब्लिगेशन जाएगा, फर्म विल बी रिक्वायर्ड टू पे, इसको हम बोलते हैं प्रोविजन। तो इट्स अ फॉल्स। क्या प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अगर मेरा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है कि पक्का है कि जाएगा ही जाएगा इस अमाउंट का, सर्टेन है सब कुछ, तो इसको तो मैं लायबिलिटी बोल दूंगा ना। जहाँ पे सब कुछ सर्टेन है लायबिलिटी, जहाँ पे तो अमाउंट सर्टेन नहीं है, फ्यूचर में होगा बट एस्टिमेट किया जा सकता है प्रोविजन। जहाँ पे पता ही नहीं रिसोर्सेज जाएगा कि नहीं जाएगा और ये भी नहीं पता है कि उसका अमाउंट क्या हो सकता है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अगेन फॉल्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब कभी प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, इट्स अ लायबिलिटी। नाउ coming to this question, there is a single list of accounting policy which are applicable to all enterprises in all circumstances। नहीं, accounting policies का एक सिंगल लिस्ट हो सकता है कि कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। सिंगल लिस्ट कभी नहीं हो सकता है। सारे बिजनेस का अलग अलग नेचर है, ठीक है। कोई फीफो से करता है, कोई वेटेड एवरेज से यूज़ करता है। लेट्स सपोज कि मैं कार बनाता हूँ तो कार में हो सकता है मैं आराम से फीफो लगा सकता हूँ, बट अगर मैं ऑयल वाले बिजनेस में हूँ तो मैं कैसे फीफो लगाऊंगा? तो एक सिंगल लिस्ट नहीं हो सकता है कि सारे बिजनेस को यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक बिजनेस अपने अपने हिसाब से देखेगी, अपने इंडस्ट्री के हिसाब से देखेगी, ठीक है। तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डजंट इम्पैक्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन? क्या अकाउंटिंग पॉलिसी से क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल पोजीशन डिफाइन अफेक्ट नहीं होगा क्या? ऑफकोर्स होगा। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को अपने ओवर स्टेट कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है, और मेरा स्टॉक भी बढ़ जाएगा। कम दिखाऊंगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो इट डज इम्पैक्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। क्या एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड एज एंड व्हेन बिजनेस लाइक टू शो द रिजल्ट एज पर चॉइस? नहीं, देखो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तब आप करते हो जब आपको लगता है कि स्टैट्यूट में कुछ चेंज हो गया, लॉ में कुछ चेंज हो गया, या आपको ऐसा लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, राइट, तब आप करते हो। तो आप अपने नीड्स के हिसाब से थोड़ी ना करोगे कि अगर मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं इस हिसाब से वैल्यू कर देता हूँ, प्रॉफिट कम करना है तो इस हिसाब से वैल्यू करता है, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। चूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, ये इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ट्रू। क्या सिलेक्शन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन विल ओवरस्टेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन? नहीं, सिर्फ ओवरस्टेट नहीं करेगी। अगर मैं पॉलिसी गलत फॉलो करता हूँ तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एज जैसा भी उसका इम्पैक्ट होगा उसके हिसाब से। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस। एक तो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि जो हमने एक्विजिशन पे किया वो। करेंट कॉस्ट, अगर मैं आज इसको परचेज करूँगा तो कितने प्राइस पे देना पड़ेगा, करेंट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू, अगर आज मैं इसको सेल करूँगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। फ्यूचर वैल्यू बोल के कोई अकाउंटिंग नहीं होता है मेजरमेंट बेसिस, ओनली इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, जहाँ पे आप फ्यूचर कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करके मेजर करते हो, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू वाज मिसिंग, सो इट्स अ फॉल्स। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो आप एक्विजिशन पे पे करते हो, यस, ट्रू।
क्या एज फॉर फ्यूचर वैल्यू बोल के तो कुछ होता ही नहीं है. एसेट्स आर कैरिड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट कुड करेंटली बी ऑब्टेन बाय सेलिंग द एसेट इन एन ऑर्डर डिस्पोजल. ये तो रियलाइजेबल वैल्यू हो गया ना. क्या एट प्रेजेंट वैल्यू liabilities are carried at the value of future net cash outflows that are expected to be required to settle the liabilities in a normal course of business. देखो फ्यूचर में जो मेरे को देना पड़ेगा वो प्रेजेंट वैल्यू होता है, बट डिस्काउंटिंग भी तो करना पड़ता है. यहाँ पे डिस्काउंटिंग मिसिंग है. क्या एक कंपनी ने 10 लाख का मशीनरी खरीदा तो ये बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, और आज हम 20 लाख में खरीद सकते हो तो 20 लाख इज करेंट कॉस्ट. तो पहला बोल रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या 20 लाख है, नहीं 10 लाख है, फॉल्स. दूसरे में पूछ रहा है करेंट कॉस्ट क्या 20 लाख है, यस ट्रू. क्या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को आप प्रोस्पेक्टिवली इंपैक्ट करते हो क्या, यस इट इज़ टू बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली. ठीक है. अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता क्या है. ऐसा समझो कि एक रिलीजियस पर्सन किसको फॉलो करता है, गीता को पढ़ता है, गीता को फॉलो करता है, तो एक होली बुक है, राइट. सिमिलरली अकाउंटेंट्स के लिए जो होली बुक है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आपको ऐसे 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 करना है. ठीक है. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स. सो इट्स ए रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू कर सकती है, रेगुलेटरी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट इशू कर सकती है. जिसमें क्या होता है बेसिकली रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, कि कैसे चीज़ को रिकग्नाइज करना है, मेजर करना है, प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोज करना है इसके ऊपर. तो इट्स अ ट्रू, यस. क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड कर सकते हैं स्टैट्यूट को, नहीं. आप देखोगे कि कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन में बोला जाता है कि हम ऑथराइज करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो सकता है. तो लॉ के अंदर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता. क्या डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन ट्रीटमेंट्स इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये तो लिमिटेशन हो गया. अगर मैं बोलता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है फीफो भी कर लो, वेटेड एवरेज भी कर लो, तो मैं किसको फॉलो करूँ. तो एक कहीं ना कहीं चॉइस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा, राइट. तो वहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होगा. तो इट्स अ लिमिटेशन नॉट अ बेनिफिट. क्या एडिशनल डिस्क्लोजर इज़ अ लिमिटेशन, नो इट्स अ बेनिफिट. मैनेजमेंट बहुत सारा चीज़ें जानता है जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में, बट मैनेजमेंट छिपा रहा है, मैनेजमेंट बताना नहीं चाहता है. जैसे मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ तो मैं नहीं बताना चाहता कि मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी इतना है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको बाइंड कर रहा है कि आपको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है. सो इट्स अ बेनिफिट नॉट लिमिटेशन. फॉल्स. क्या ASB का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. इट्स अ फॉल्स. देयर इज़ नो लिमिटेशन टू एस. भाई किसका लिमिटेशन नहीं है, नथिंग इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड. इसका भी लिमिटेशन है. ठीक. नाउ अब इसको कंसिडर करते तो अभी फर्स्ट और 2 चैप्टर में आपको लगेगा थोड़ा थेरेटिकल, बट 3, 4 ऑनवर्ड्स आपको लगेगा सारा प्रैक्टिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे. क्या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में आप बोलते हो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ये आपने कहाँ से सोर्स किया और कहाँ आपने डिप्लॉय किया है. ठीक है. ट्रेडिशनल अप्रोच में एंटिटी फॉर एन एंटिटी डेटर विल बी रिसीवर. अगर मैं डेटर को सामान देता हूँ, आपको मैंने फ़ोन भेज दिया तो आप मेरे को पैसा दोगे ना, तो यू आर अ गिवर, राइट, नॉट अ रिसीवर. फॉल्स. क्या रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स दैट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, नहीं ये डेबिट साइड में जाते हैं, राइट. तो बेसिक है. क्या जर्नल प्रॉपर भी एक सब्सिडरी बुक है क्या, वो भी तो एक जर्नल ही है क्या, ट्रू. क्या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है क्या, ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है. क्या परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यस. क्या ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट एंड रिकॉर्डेड इन P&L, नहीं. प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जाता है, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्या एसेट साइड में क्या जाता है, या तो रियल अकाउंट रहेगा या तो मेरा पर्सनल अकाउंट रहेगा. पर्सनल अकाउंट मतलब डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया. ठीक है. तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट कभी बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं रहेगा. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्या कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है बिकॉज इट्स ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है. ओके. जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं क्या, बिकॉज सबसे पहला एंट्री चीज़ रिकॉर्ड वहीं से होता है. अगर कोई जर्नल में मिस होगा तो वो सारे फेज ऑफ अकाउंटिंग से मिस हो जाएगा. लेजर. अ लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बिकॉज सारा एक ट्रांजेक्शन सेम नेचर का उसमें जाता है. सारा परचेज एक जगह, सारा सेल्स एक जगह, सारा कैश ट्रांजेक्शन एक जगह. सो इट्स अ प्रिंसिपल बुक. ओके. क्या कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, यस ट्रू. क्या पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट्स, यस. फ्रॉम लेजर टू जनरल, अरे यार जर्नल से लेजर में जाते हैं चीज़ें, लेजर से जनरल में कभी नहीं जाता. इट्स अ फॉल्स. एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड. देखो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, बट क्या नॉमिनल अकाउंट्स को तो P&L में डाल के क्लोज कर देते हो. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. लेजर रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कौन करता है, जर्नल. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. इफ़ डेबिट साइड अगर आपका ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, तो क्या हमें ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट मिलेगा ना. सो इट्स अ फॉल्स. लेजर अकाउंट ऑफ एसेट्स विल बी डेबिटेड एज
व्हेन दे आर इंक्रीज्ड, ऑफ कोर्स एसेट्स जब बढ़ता है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है, उसका नेचर ही डेबिट है. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. क्या ट्रायल बैलेंस को बनाना थर्ड फेज होता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस. यस, ट्रू. ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाते हो, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वो समझ लो, तो किसके बेसिस पे बनाते हो? ट्रायल बैलेंस. ट्रू. अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ. क्या कंक्लूड करते हो कि ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही है? ये तो सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूफ करेगी ना, राइट. क्या अगर कॉम्पेंसेटिंग एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगी? यस, इट विल टैली. ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड मिसिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल. जर्नल में क्या एंट्री मिसिंग? ट्रायल बैलेंस में कैसे देखो? ट्रायल बैलेंस में तो एक अकाउंट देखते हो, उसका डेबिट कितना, क्रेडिट कितना, वो देखते हो, तो आपको मिसिंग अकाउंट नहीं पता चल पाएगा. आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि भाई कहीं ना कहीं अमाउंट में कुछ डेबिट क्रेडिट का अमाउंट का पड़ा का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो जिसको आप सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हो. क्या सस्पेंस अकाउंट जो ओपन होता है ट्रायल बैलेंस वो परमानेंट अकाउंट? नाम ही जिसका सस्पेंस है तो परमानेंट कैसे हो सकता है, राइट. तो सस्पेंस अकाउंट टेम्परेली ओपन किया जाता है, जिसको फर्दर रेक्टिफाई करके ठीक कर देते हैं. क्या बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न, तो परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट. तो इट्स अ ट्रू. ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स एंड ट्रेड ट्रांजेक्शन. क्या परचेज बुक में क्या जाता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो कैश परचेजेस कहाँ जाएगा? तो कैश बुक में जाता है. ट्रू. ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. परचेज और सेल्स बुक जो होता है उसमें उस गुड्स का ट्रांजेक्शन जाता है जिसमें आप डील करते हो. जैसे अगर मैं लैपटॉप का डीलर हूँ तो मैं लैपटॉप परचेज सेल करना परचेज में जाएगा, सेल्स में जाएगा. लेकिन अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा. जर्नल प्रॉपर में वो जाता है जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होता है. ओके, तो ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में. फॉल्स. क्या कैश सेल्स बुक में जाता है? नहीं, कैश सेल्स कैश बुक में जाएगा. सब्सिडरी बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं. यस, बिकॉज सबसे पहले ओरिजिनली वहीं पे एंटर होता है. ठीक है, ओरिजिन वही है. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल सब्सिडरी बुक है. यस, सिमिलरली बिल्स पेबल भी सब्सिडरी बुक है. रिटर्न इनवर्ड मतलब मैंने सेल्स कर दिया और फिर आता है मेरे टुवर्ड्स, तो उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड. इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न. सो इट्स नॉट परचेज रिटर्न. फॉल्स. क्या सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदना परचेज बुक में जाएगा? क्या अगर मैं सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदता हूँ तो ये परचेज बुक में कभी नहीं जा सकता. परचेज बुक में तो जिस गुड्स में मैं डील करता हूँ वो जाता है. तो इट्स फॉल्स. टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक में पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट, तो उसका रिटर्न इज डेबिट. सो इट्स फॉल्स. सॉरी इट्स ट्रू. अगर सेल फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो तो उसको सेल्स बुक में लेके जा सकते हैं क्या? यस, इट्स ट्रू. कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. यस, कैश बुक का नेचर दोनों है, बिकॉज कैश में आप वहाँ पे सारा कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हो एक जगह, और इट्स अ कैश बुक. तो जर्नल का भी काम हो गया, रिकॉर्डिंग का, और प्लस सिंस सारा एक जगह है तो प्रिंसिपल बुक भी हो गया, लेजर. क्या टू कॉलम ऑफ कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम कैश एंड बैंक? नहीं, कभी कभी तो कैश एंड डिस्काउंट भी हो सकता है. सपोज मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मैं कैश में ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मेरा कैश और डिस्काउंट हो सकता है. अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ तो टू कॉलम कैश एंड बैंक हो सकता है और कैश एंड डिस्काउंट हो सकता है. सो इट्स फॉल्स. क्या डिस्काउंट कॉलम बैलेंस्ड होता है? क्या डिस्काउंट कॉलम कभी बैलेंस नहीं किया जाता है. ये हमेशा डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है. एज डिस्काउंट अलाउड अगर वो आपका एक्सपेंस है तो, और रिसीव्ड अगर वो इनकम रहेगा तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. क्या कॉन्ट्रा एंट्री टू कॉलम कैश बुक में जा सकता है? क्या अगर मेरा कैश और बैंक हो और कैश डिपॉजिट हो या कैश विड्रॉल हो तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है? यस, ट्रू. क्या अगर बैंक कॉलम इज शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, अगर बैंक बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड दिखा रहा है कैश बुक में, तो इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस. ठीक है, ट्रू. अ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. भाई नाम ही कैश है तो उसमें क्रेडिट कहाँ से आ जा रहा है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट. भाई ट्रेड डिस्काउंट का कुछ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डिंग में ही नहीं आता है. ट्रेड डिस्काउंट को जस्ट हम नरेशन में दिखाते हैं. ठीक है, ओनली कैश डिस्काउंट बुक्स में कंसिडर्ड होता है. नो. क्या मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब कैसे रेक्टिफाई करोगे एरर्स को, वो डिपेंड करता है किस स्टेज पे एरर डिटेक्ट हुआ है. यस, अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हो जाता है तो आप एंट्री कर देते हो. ट्रायल बैलेंस के बाद होता है तो पहले सस्पेंस अकाउंट खोलते हो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद नेक्स्ट ईयर मिला तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से खोलते हो. तो किस स्टेज पे एरर्स डिटेक्ट होता है उसके ऊपर आप देखते हो कि कैसे ठीक होना चाहिए. राइट. इन केस ऑफ अगर कोई चीज़ कंप्लीट ओमिशन हो जाए, मैंने 100 रुपये का परचेज किया तो वो आया ही नहीं कभी आज तक, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा ना. इट डज नॉट टैली. फॉल्स.
क्या जब एरर्स डिटेक्ट हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है विच इज़ अ टेम्पररी अकाउंट? यस ट्रू। क्या अगर परचेज ऑफ एसेट को आपने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, देखो परचेज ऑफ एसेट को एक्सपेंस के मतलब डबल एंट्री तो आपने किया, बट आपने प्रिंसिपल पे क्वेश्चन कर दिया, कैसे करना चाहिए उसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया, तो इट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रू। क्या ट्रायल बैलेंस कॉम्पेंसेटिंग एरर में अग्री करेगा? यस, नाम ही कॉम्पेंसेटिंग एरर, जो एक एरर को दूसरे एरर के थ्रू कॉम्पेंसेट कर दे रहा है तो टैली तो करेगा। अगर अमाउंट रॉन्ग साइड में एंटर्ड है तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंप्लाई नहीं कर रहा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को गलत लगा रहे हो, तो रॉन्ग साइड में जाना इस एरर ऑफ कमीशन। क्या अगर ओल्ड फर्नीचर परचेज करते हो अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर शुड बी डेबिटेड? अब देखो, अब ये लिखेगा नहीं कि आपने कैपिटल रिपेयर्स किया है, रेवेन्यू रिपेयर्स किया है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा अनलेस क्वेश्चन में कुछ लिखा रहे। क्या क्या अगर मैं कुछ ओल्ड एसेट खरीदता हूँ और उसके रिलेटेड कुछ रिपेयर्स करता हूँ तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, बिकॉज ओल्ड एसेट को मैं ला के एज सच यूज़ नहीं कर पाऊँगा, उसको मेरे कोई कंडीशन में लेकर आके यूज़ करना पड़ता है, रेडी फॉर यूज़ वाले कंडीशन में लेकर आना पड़ता है, तो इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिपेयर्स अकाउंट का मतलब क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट, P&L में जा रहा है, फॉल्स। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप ओपन करते हो टू रेक्टिफाई द एरर्स डिटेक्टेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड? नहीं, जब आप इस साल बैठ रहे हो और देखते हो कि लास्ट ईयर कुछ एरर मिला तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करते हो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या अगर मैं रेंट पे करता हूँ टू द लैंडलॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब अपने ओनर का लैंड, जो मेरा बिजनेस का ओनर है उसका रेंट मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ, तो इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस, तो इसको रेंट अकाउंट में थोड़ी लेके जाएंगे, इसको दिखाएंगे ड्राइंग्स, अपने बिजनेस से ड्रॉ किया जो पैसा। इफ एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट? नहीं, क्या सारे एरर्स को आप सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई करोगे क्या? अगर ट्रायल बैलेंस करने के बाद भी मुझे एरर ऑफ प्रिंसिपल मिल गया कि आपने कार खरीदा था और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दिया, तो विल इट बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट? नहीं, ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल को आप सस्पेंस अकाउंट से कैसे करोगे? ठीक है, तो इट्स अ फॉल्स। नाउ अब चैप्टर 3 पे आता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ना। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर एक मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया 25 मिनट का, जिसमें सारा BRS का ऑल द एडजस्टमेंट्स कवर है, यू कैन गिव अ वॉच टू दैट वीडियो। और मैंने एक BRS के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने सारे ट्रू फॉल्स भी कवर किया हुआ है, सो अगेन वी विल बी कवरिंग इट इन डिटेल। बैंक रिकन्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकनसाइलिंग द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। नहीं, आप कैश बुक के बैंक कॉलम को देखते हो और पासबुक को देखते हो, कैश कॉलम से मुझे मतलब ही नहीं है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या कैश बुक पासबुक टैली नहीं करते? उसका रीजंस 3 हो सकता है। यस, या तो टाइमिंग, हम जिस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं और बैंक जिस टाइम पे रिकॉर्ड करता है वो मैच नहीं कर रहा। ट्रांजेक्शन्स, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो बैंक अपने आप में कर लेता है और जब पासबुक देखेंगे तो पता चलेगा। और एरर भी हो सकता है, चाहे हम एरर करें वो भी एरर कर सकते हैं, तो इट्स अ फॉल्स, सॉरी इट्स ट्रू स्टेटमेंट। सो सेकेंड इज ट्रू। क्या एडजस्टिंग द कैश बुक, क्या कैश बुक को कभी कभी आप एडजस्ट करके ही बनाते हो, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है तो आप एडजस्टेड कैश बुक को बनाना मैंडेटरी हो जाता है क्या? यस, एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर्स और ओमिशंस बिफोर प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन इज ऑप्शनल व्हेन रिकन्सिलेशन इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। नहीं, उस केस में ये ऑप्शनल नहीं होता, ये मैंडेटरी हो जाता है, फॉल्स। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पासबुक। अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो ये फेवरेबल बैलेंस है, तो पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, सो इट्स फॉल्स। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किया, ये टाइमिंग तो नहीं है, ये तो जब हम पासबुक देखेंगे तो पता चलेगा, सो इट्स अ ट्रांजेक्शन, फॉल्स। क्या अगर मैं डेबिट साइड को ओवरकास्ट करता हूँ, मतलब रिसीट्स को बढ़ा देता हूँ कैश बुक में, तो ये एरर हो गया था? यस, इट्स एन एरर। व्हेन वी स्टार्ट बैंक रिकन्सिलेशन विद द डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, देखो जब भी ऐसा होना, ये समझना मेरा हाथ कैश बुक है पासबुक है, तो अगर ये बढ़ा तो रिकन्साइल अगर यहाँ से करेंगे तो ऐड करेंगे, यहाँ से रिकन्साइल करते तो लेस, और अगर ओवरड्राफ्ट रहता है तो रिवर्स कर देते हैं, नॉर्मल सोच के रिवर्स कर देंगे। सो व्हेन वी स्टार्ट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक, मतलब कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, मतलब कैश बुक में ऊपर नीचे प्लस माइनस करके एडजस्ट करेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक्स इशू किया तो मैंने क्या कर दिया? कैश बुक को कम कर दिया। शुड इट बी एडेड बैक? यस, इट शुड बी एडेड बैक, ट्रू। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक शुड बी डिडक्टेड व्हेन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किया, तो बैंक चार्जेस डिडक्ट किया मतलब हमारा पासबुक कम हो गया, तो हम स्टार्ट पासबुक से कर रहे तो हमें ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इट्स फॉल्स। व्हेन द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक इज नॉट नोन, अगर कॉज ऑफ डिफरेंस आपको पता नहीं है
तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग द टू बुक्स एंड आइडेंटिफाइंग एनी अनटिक्ड आइटम्स। यस, जब आपको कॉज ऑफ डिफरेंस, देखो आपके एग्जाम में तो कॉज ऑफ डिफरेंस दे देगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो कॉज ऑफ डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप पासबुक को और कैश बुक को कंपेयर करके देखोगे कोई अनटिक्ड आइटम तो नहीं है जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इट्स ट्रू। While preparing the bank reconciliation statement, starting with the debit balance as per passbook और बैंक स्टेटमेंट, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। डिपॉजिटेड चेक्स दैट आर नॉट एट क्लियर नीड नॉट बी एडजस्टेड, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिपॉजिटेड चेक्स मतलब कैश बुक भर चुका है, तो आप पासबुक से स्टार्ट करोगे तो नॉर्मली ऐड करोगे, बट सिंस ओवरड्राफ्ट है तो यू विल डिडक्ट इट। तो ये बोल रहे एडजस्ट ही नहीं करना पड़ेगा, नहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा, सो इट्स फॉल्स। कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000, तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस 50,000 है। ओनली डिफरेंस फ्रॉम द बैलेंस एज सोन इन द पासबुक रिलेट्स टू चेक इशूड फॉर 60,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक हमने इशू कर दिया बट प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं किया, मतलब 60,000 यहाँ से कम है, तो पासबुक पे तो कुछ आया नहीं है। तो एक्चुअली पासबुक क्या होगा, इसको 60,000 से ऐड करेंगे टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये 1,10,000 होगा। सिंपल सा चीज़ है। मेरे पास मैंने 60,000 का क्रेडिट का अकाउंटिंग कर दिया कैश बुक में, बट वहाँ पे हुआ नहीं, तो 60,000 वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे कितना हुआ 1,10,000। अगर मैं क्रेडिट साइड को ओवरकास्ट करता हूँ, मतलब पेमेंट बढ़ा देता हूँ, तो उससे पेमेंट ज़्यादा दिखाऊंगा, तो बैंक बैलेंस हायर कैसे होगा, लो होगा ना, तो इट्स फॉल्स। क्या चेक 25,000 का दैट वाज इशूड एंड वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द सेम मंथ बट इरोनियसली रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑन द कैश बुक वुड कॉज अ डिफरेंस ऑफ 25,000। कोई चीज़ को मेरे को क्रेडिट में दिखाना चाहिए, मैंने डेबिट में दिखा दिया, तो इससे तो 25,000 से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। दो बार दो गलती कर लिया, एक तो अगर 25,000 का चेक इशू हुआ था तो ये 25,000 होगा, बट उसको मैंने क्या किया, डेबिट साइड पे दिखा दिया, मतलब यहाँ बढ़ा दिया, तो 25,000 की जगह एक्चुअली 50,000 का डिफरेंस आ गया। डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक ऑन अकाउंट ऑफ एनी पेमेंट एज मे बी इंस्ट्रक्टेड बाय द कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अगर बैंक ने कुछ हमारे यहाँ पे पेमेंट किया है, लेट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया, तो उसको हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। ट्रू। बैंक रिकन्सिलिएशन में दो फॉर्मेट बन सकता है, या तो बैलेंस प्रेजेंटेशन और या प्लस माइनस। ट्रू। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक दैट रिलेट्स टू एरर्स, क्या जो एरर के चलते होता है रिकन्सिलिएशन, वो सिर्फ हम ही एरर कर सकते हैं क्या? नहीं, वो बैंक ही सिर्फ नहीं करता है, मोस्टली हम करते हैं। बैंक के सिस्टम और रोबस्ट होते हैं, बट बैंक भी गलती करती है। A check for 80,000 that was discounted from the bank was dishonored and the bank charged 1,600 as the charges on account of the same. While starting with the debit balance in cash book for preparing the bank reconciliation statement, we need to deduct 78,400. नहीं समझना, 80,000 का चेक से मैंने बढ़ा रखा था, बट पासबुक में इम्पैक्ट नहीं आया, बट पासबुक में 1,600 और डिडक्ट हो गया। तो आप जब कैश बुक से माइनस करोगे तो 80,000 फिर 1,600, 81,600 डिडक्ट करोगे, इट्स फॉल्स। क्या इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक दैट इज अलाउड और क्रिएटेड बाय बैंक इज जनरली रिकॉर्डेड इन कैश बुक? क्या सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट आएगा वो तो पहले बैंक रिकॉर्ड करती है ना, सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। अ रेगुलर बैंक रिकन्सिलिएशन डिस्करेजेस द अकाउंटेंट्स टू बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड्स ऑफ फंड्स एम्बेजलमेंट। यस, अगर मैं रेगुलरली बैंक रिकन्सिलिएशन करूँगा तो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, सो इट्स काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या टाइमिंग डिफरेंस रिलेट्स टू ट्रांजेक्शंस दैट आर रिकॉर्ड इन द सेम पीरियड इन बोथ कैश एंड पासबुक? अगर सेम पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा तो टाइमिंग डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंट पीरियड में तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नो। इन्वेंट्रीज आर स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स दैट आर मेनली इंटेंडेड फॉर द रेवेन्यू जनरेशन। यस, आप देखोगे ना इन्वेंट्री के डेफिनेशन में तो उसमें ये लिखा हुआ है कि फिनिश गुड्स जो हेल्ड फॉर सेल हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब WIP हो, या इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर्स मटेरियल्स हो, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, जिससे आप डेली बेसिस पे डील कर रहे हो, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, वो आपका इन्वेंट्री होता है। सो इट्स ट्रू। क्या एक बिल्डिंग इन्वेंट्री हो जाएगा अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो? यस, ट्रू। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज, नहीं, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर, तो इट्स फॉल्स। क्या मैनेजमेंट के पास डेली इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट द क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम? देखो दो चीज़ होता है, एक होता है फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम और उसको पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, और एक होता है परपेचुअल में क्या होता है, इशू ऑफ इन्वेंट्री एंड आफ्टर ईच रिसीट आप उसको वैल्यू करते रहते हो, तो इसमें डेली इन्फॉर्मेशन रहेगा आपका कब, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। बट फिजिकल काउंट में क्या होता है, आप कोई एक दिन सेलेक्ट करके उसको फिजिकली काउंट करते हो, तो लेटर वाला इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, तो इट्स रॉन्ग। फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम में डेली इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर डेट करेगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइज। यस। क्या अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट करे, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं बढ़ा दूँ तो नेट इनकम अंडरस्टेट कैसे हो सकता है, तो बढ़ जाएगा ना, फॉल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करेंगे माइनस करेंगे, माइनस जितना सेल का वो माइनस करेंगे तब तो क्लोजिंग पता चलेगा। क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज ही आता है क्या? नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट हो सकता है, प्लस कुछ अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट वाला कॉस्ट आ सकता है वो हो सकता है, अदर कॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो इट्स फॉल्स। क्या इन्वेंट्री के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये एनआरवी पे वैल्यू हो सकते हैं? वे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी सेपरेटली डिटरमिन नहीं। अगर कॉस्ट सेपरेटली डिटरमिन हो सकता है तो आप कॉस्ट में मेजर करोगे, सो इट्स फॉल्स। क्या एबनॉर्मल अमाउंट मटेरियल का या लेबर का या अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इसको कॉस्ट ऑफ, भाई एक बात बताओ, मेरे फॉल्ट के चलते एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसको मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्यों करूँगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या इसका मतलब मैं अपने कस्टमर से रिकवर करूँगा क्या? नहीं, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी के चलते हुआ, ठीक है, इट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परपेचुअल सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग द इन्वेंट्री। नहीं, परपेचुअल में नहीं करना पड़ता। परपेचुअल में तो आपके बुक्स में हर एक इन्वेंट्री के खरीद के बाद, हर एक इन्वेंट्री के इशू के बाद वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री में आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, आपको फिजिकल में क्लोज करने की जरूरत होती है। क्या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ असेर्टेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट? नहीं, पीरियोडिक वाले में और फिजिकल वाले में क्या करता है? एक्चुअल फिजिकल काउंट लेते हो, यस इट्स ट्रू। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर सिंपल एवरेज मेथड इज रियलिस्टिक एज कम्पेयर टू लीफो। लीफो इज नॉट कम्पेयर्ड। ऐसा होता है क्या? आज जो मैं मटेरियल खरीदा उसको पहले बेचूंगा और जो पहले का मटेरियल उसको बाद में बेचूंगा। मेरे पास 4 दिन पहले की मिठाई है तो पहले मैं उसको बेचूंगा ना, ये तो नहीं बेचूंगा। सो इट्स फॉल्स, सॉरी इट्स ट्रू। सिंपल एवरेज इज मोर रियलिस्टिक देन लीफो। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज सोन ऑन द एसेट साइड ऑन द बैलेंस शीट एज फिक्स्ड एसेट। देखो स्टॉक फिक्स्ड एसेट नहीं हो सकता है, स्टॉक करंट एसेट होता है, बिकॉज आप उसको अपने बिजनेस में 12 महीने में आप सोचते हो कि उसको सेल कर लोगे। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, मतलब इन्फ्लेशनरी मतलब धीरे धीरे करते करते बढ़ते जा रहा है, राइट। तो फीफो से क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे अर्लीस्ट वाला मटेरियल है वो अभी आउट हो रहा है, इसका मतलब वो लोएस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएगा। सो इट विल नॉट सो लोएस्ट कॉस्ट, इट्स फॉल्स। लोएस्ट कॉस्ट इससे दिखेगा। अंडर लीफो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कॉस्ट आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे करने। लीफो में क्या होता है? हम रिवर्स सोचते हैं कि जो लास्ट में गया वो फर्स्ट में गया, राइट। सो इट्स फॉल्स। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। यस, आप उसको जितने में बनाए हो कॉस्ट में रिकॉर्ड करो, बट अगर आपको लगता है कि मार्केट में एनआरवी कम है तो उसको लो में रिकॉर्ड करो। बट एनआरवी ज़्यादा है तो एनआरवी पे गेन नहीं बुक करना है, ज़्यादा हायर पे दिखाना नहीं है। तो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर पे नहीं जाते, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो, फर्स्ट, इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज्ड। डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हो? ताकि हो सकता है मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो। इंक्रीज होने में तो आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो, इट इज़ फॉल्स। सो मैंने, हो सकता है देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, मैंने ट्रू किया, इट इज़ फॉल्स। Depreciation is a depreciation is a cash expenditure like normal expense. No, it's not non-cash, so false. Cost of PP, property, plant, equipment includes purchase price. Yes. Refundable taxes and duties. No. आप नॉन रिफंडेबल लेते हो, रिफंडेबल हो गया हो तो आपको पैसा मिल जाएगा, तो कॉस्ट थोड़ी ना हुआ आपका। आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट और रिबेट, यस, डिस्काउंट और रिबेट तो डिडक्ट करते हो, बट रिफंडेबल टैक्सेस को और ड्यूटीज़ को आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बोलते हो, so it's false. Cost of fixed assets should also include cost of opening a new facility such as inauguration cost. अगर सपोज कि मैंने फैक्ट्री ओपन किया और फैक्ट्री का मैंने इनॉग्रेशन किया तो उसको इनॉग्रेशन में जो खर्चा लगा उससे थोड़ा एसेट का लाइफ बढ़ता है, सो इट इज़ फॉल्स। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड विथ अ कांस्टेंट अमाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड चार्ज्ड विथ अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में परसेंटेज सेम होता है बट स्ट्रेट लाइन में अमाउंट सेम होता है। ट्रू। In case an item of property, plant and equipment is revalued, whole class of assets to which that asset being revalued belongs should be revalued. Yes, आप revaluation class wise करते हो, true. In case the carrying amount of an asset is decreased due to revaluation, such decrease should always be recognized in profit and loss. No, अगर आपने पहले upward revaluation किया था, सपोज कि मैंने पहले upward revaluation 100 रुपये किया था, अब डाउन रिवैल्यूएशन 120 रुपये होता है, तो 100 रुपये तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस से डेबिट होता है और 20 ज़्यादा पीएनएल में, सो ऑलवेज पीएनएल में नहीं जा सकता, सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। आकाश ने मशीन 12 लाख का खरीदा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल का है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख का है, तो डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज 2 लाख। देख लेते हैं, तो आप सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में क्या करते हो, बोलते हैं 12 लाख का एसेट है माइनस 1 लाख का आपका स्क्रैप वैल्यू है इंटू 10, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड मेथड होता है,
अर्ली ईयर में ज़्यादा डिप्रिसिएशन, लेटर ईयर में कम, तो 10/10 + 9 + 8 ये 55 आ जाएगा, ठीक है। 10 + 9 + 8 + 7 + 1 तक, सो 11 लाख इंटू 10/55 ये आ जाएगा 2 लाख। इट इज़ ट्रू। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ लॉस, नहीं ऐसा नहीं होता है। डेप्रिसिएशन लॉस हो या प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स, बिकॉज आप डेप्रिसिएशन में किसी को पैसा नहीं देते हो तो आप एक तरह से फंड एक्यूमुलेट कर रहे हो जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ में हेल्प कर सकता है। नाउ इफ इक्विपमेंट हैज़ अ बैलेंस ऑफ 12/50 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैज़ 4 लाख, तो WDV कितना होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट इज 8,50,000। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड, यस, क्योंकि अर्लियर ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है, लेटर ईयर में कम होता है। ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन द एक्सेलरेटेड मेथड विल रिजल्ट इन लेस डेप्रिसिएशन अर्ली ईयर्स, नो इट्स फॉल्स। अर्ली ईयर्स में ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है, लेटर ईयर्स में कम होता है। वाइल डेप्रिशिएटिंग लैंड कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड शैल गिव मोर डेप्रिसिएशन देन WDV, पहला बात तो लैंड डेप्रिशिएबल ही नहीं होता है, सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन, नहीं क्रेडिट होता है, आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हो। इफ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड विद रिलेशन टू रनिंग रिपेयर्स वी नीड नॉट चार्ज इन डेप्रिसिएशन। तो आपने AC खरीदा, AC का हर साल मेंटेनेंस पे कर रहे हो, इसका मतलब ये कि AC का डेप्रिशिएट नहीं करोगे, नहीं डेप्रिशिएट तो हर साल करेंगे ही, उसको यूज़ तो कर रहे, कंज्यूम तो कर रहे, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हेन अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज सोल्ड देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड, एसेट इज क्रेडिटेड एंड एनी रिवैल्यूएशन लॉस इज क्रेडिटेड टू P&L, यस। आप एसेट को क्रेडिट करते हो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हो, और जो भी गेन और लॉस होता है उसको रिकॉर्ड करते हो, इट इज ट्रू। While calculating the depreciation as per diminishing balance method, the salvage value at the end of the life is reduced from cost, नहीं, आप परसेंटेज निकालते हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, दैट परसेंटेज ऑलरेडी फैक्टर्स इन कॉस्ट। जब आप अंडर रूट करते हो तो उसमें ऊपर में सैल्वेज वैल्यू डालते हो, राइट, तो सैल्वेज वैल्यू ऑलरेडी कॉस्ट में कंसिडर होता है, तो कॉस्ट में माइनस नहीं करोगे, कॉस्ट पे वो रेट अप्लाई करोगे, अपने आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ यू विल रीच द सैल्वेज वैल्यू। Any change in the estimated useful life of an asset should be accounted for as change in the accounting estimates, yes, change in useful life is change in accounting estimates, same। अगर मेथड्स भी चेंज होता है तो उसको भी चेंज इन एस्टिमेट बोलते हैं। एन इनटेंजिबल एसेट इज ए नॉन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। देखो नॉन मॉनेटरी एसेट का मतलब क्या हुआ, जैसे बैंक में है 10 लाख रुपया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना कि 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक डेटर है मेरा 5 लाख का, तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी। बट एसेट है मेरे पास इंटेंजिबल एसेट, तो उससे फिक्स थोड़ी ना कि मुझे पैसा देगा ही देगा, सो इट्स ए नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी तो नहीं है, बट ये आइडेंटिफाइबल होता है, बिकॉज जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को मार्केट में तो बेच सकता हूँ, सो इट्स एन आइडेंटिफाइबल, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिशनरी नोट्स, क्या बिल्स पेबल नॉमिनल अकाउंट होता है? इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट्स लाइक अ क्रेडिटर अकाउंट। प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे। डेज ऑफ रिवर्ट आर एडेड टू ड्यू डेट टू अराइव एट द मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट में आप 3 ग्रेस डेज ऐड करते हो मैच्योरिटी डेट पे जाने के लिए, डेज ऑफ रिबेट नहीं। क्या अगर रिटायरमेंट ऑफ बिल होता है, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, इट्स अ गेन। 100 रुपये का मैंने बिल दिया 3 महीने बाद, बट आपने 2 महीने बाद ही उसको रिटायर करा लिया, तो 1 महीने का थोड़ा कम पैसा बचा मेरे को इंटरेस्ट, तो वो गेन हो जाएगा फॉर ड्रॉई, ठीक है। जैसे 100 रुपया था 3 महीने बाद में देता, ठीक है, आप 1 महीने पहले मैं बोला 98 दूंगा आपको, तो 2 रुपये मेरे लिए गेन हो गया ना, 2 रुपये कम देना पड़ेगा। फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री, ट्रू। प्रोमिसनरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर एंड बाय द एक्सेप्टर इन लेटर। इट्स प्रोमिसनरी नोट में मेकर पे करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर, ट्रू। ए हैज़ ड्रॉन बिल ऑन बी, तो ए इज ड्रॉ और बी इज ड्रॉई, बी ने एक्सेप्ट किया एक्सेप्टर एंड इंडोर्स द बिल टू सी। बी कैसे इंडोर्स कर सकता है? ए हैज़ राइट टू इंडोर्स, सो इट इज़ फॉल्स। अ बिल गिवन टू क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल पेबल, यस, अगर मैं बिल क्रेडिटर को देता हूँ तो इसको बिल्स पेबल बोलते हैं। नाउ फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनल अकाउंट जिसके आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नाउ द इनकम स्टेटमेंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यस, इनकम स्टेटमेंट से आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलता है, यस। गेन फ्रॉम सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स आर नॉट कंसिडर एज रेवेन्यू बिजनेस, नो। आपको अगर एसेट सेल करके कुछ पैसा मिलता है तो इट्स अ कैपिटल रिसिट,
बट आपको स्टिल रेवेन्यू का पार्ट बनाना पड़ता है सो एज टू आइडेंटिफाई द टोटल प्रॉफिट. सो इट इज़ फॉल्स. सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नीदर रिड्यूसेस एसेट्स नॉर इंक्रीज द लाइबिलिटी. अगर आपने 12 महीने की सैलरी की जगह 18 महीने का पे कर दिया तो ये मेरे लिए 6 महीने का एक्स्ट्रा मैं उससे काम कराऊंगा ना. सो इट्स अ प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस. सो इट इज़ फॉल्स, इट्स ट्रू, इट्स नॉट एन एक्सपेंस. अ लॉस इज एन एक्सपेंडिचर विच डजंट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू कंसर्न. यस, जैसे मेरा गाड़ी था वो डिस्ट्रॉय हो गया तो इट इज़ अ लॉस बट इट डजंट ब्रिंग एनी बेनिफिट, राइट. ट्रू. ऑल लाइबिलिटीज विच बिकम ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर आर क्लासिफाइड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. अगर 1 साल में पे हो जाएगा तो उसको शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटी बोलते हैं. द टर्म करंट एसेट इज यूज टू डेजिग्नेट, इसका मतलब होता है कैश या अदर एसेट्स विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और सोल्ड विद इन 1 ईयर. यस, जैसे कि आपका इन्वेंट्री हो गया. एन एसेट गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड. यस, जब आप उसको एक्वायर करते हो तो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है बट जब कंज्यूम होता है तो इट बिकम्स expense in the form of depreciation. If the balance of an account on debit side of trial balance where the benefit is already expired, सपोज कि कोई एसेट है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसका बेनिफिट एक्सपायर्ड हो चुका है तो उसको एक्सपेंस मानते हैं क्या? यस. सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. यस, ट्रू. इफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड्स, डेबिट साइड में एक्सपेंस होता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया देन द बैलेंस सिस्टम इज ग्रॉस प्रॉफिट. नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाता है तो इट्स अ ग्रॉस लॉस. प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्डे डेटर्स. नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है. आप प्रोविजन में क्या एंट्री करते हो? सो आप शुरू में बोलते हो कि मेरा ये प्रोविजन में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, राइट. फिर आप बोलते हो जब बैड डेट होता है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बट इस बैड डेट को आप पेंडल में नहीं लेके जाके आप प्रोविजन में लेके जाते हो. सो यू से प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. तो प्रोविजन इज डेबिटेड विथ बैड डेट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू बैड डेट. फॉल्स. और इस प्रोविजन को आप एज डिडक्शन फ्रॉम डेटर दिखाते हो. ठीक है. नाउ द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. यस, क्या क्रेडिटर को मेरे को 10 लाख रुपये देना है बट मुझे पता है कि मैं 1,10,000 रुपये का डिस्काउंट ले लूँगा तो जब लूँगा तब रिकॉर्ड करूँगा, आज नहीं. वाई? विच हु सेज दिस? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. द डेट्स रिटन ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर क्रेडिटेड टू डेटर्स. नहीं, एक बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट खोलते उस पर क्रेडिट होता है. एडजस्टमेंट एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डेबिट इनकम रिसीव्ड एंड क्रेडिट इनकम. नहीं, सपोज कि आपको बोला गया कि 100 रुपये का इनकम है जो रिसीव्ड हो गया, इसमें से 10 फ्यूचर पीरियड को बिलोंग करता है, आपने एडवांस में ले रखा है तो यू एक्चुअली डेबिट इनकम अकाउंट, क्योंकि इनकम कम करोगे ना तो इनकम को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे प्रीपेड इनकम को जो एडवांस में आ गया. प्री रिसीव्ड इनकम बोलो या प्रीपेड इनकम. ठीक है. तो इट्स फॉल्स. इनकम को क्रेडिट नहीं करोगे, डेबिट करोगे. प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ अ प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नहीं, अगर आपने प्रीमियम लाइफ पॉलिसी पे किया है डेटर का सो इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस. ड्राइंग्स, इट इज़ नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. डेप्रिशिएशन अकाउंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू प्रॉफिट एंड लॉस. और डेप्रिशिएशन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब डेप्रिशिएशन टू एसेट का एंट्री हो चुका है, आपको सिर्फ उसको P&L में लेके जाना है. ट्रू. पर्सनल परचेज इंक्लूडिंग परचेज डे बुक आर एडेड टू सेल्स अकाउंट. भाई पर्सनल परचेज को आप ड्राइंग्स में लेकर जाओगे, सेल्स बुक में लेकर जाओगे, ये सेल नहीं है, राइट. फॉल्स. मेडिसिन गिवन टू ऑफिस स्टाफ बाय मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन विल बी डेबिटेड सैलरीज अकाउंट. आप कोई भी अपने एम्प्लॉइज़ को ऑफिस स्टाफ को बेनिफिट देते हो वो सैलरीज अकाउंट में जाता है. गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट. अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई आपने एसेट ले लिया तो उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं, डेबिट करते हैं. इट्स फॉल्स. इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज ओनली शोन इन बैलेंस शीट. यस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब आपने क्या एंट्री किया होगा? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस, सो इट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में लेके जाना पड़ेगा. ट्रू. नाउ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स है. इसमें ज़्यादा वैसे पॉइंट्स नहीं जिस पे ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, ओनली फ्यू है.
बाई प्रोडक्ट्स वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ एनआरवी, नहीं, बाई प्रोडक्ट्स हमेशा एनआरवी पे होते हैं, बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स का आपका बिजनेस नहीं है, वो तो आप स्क्रैप एक तरीके से मान लो, उसको रियलाइजेबल वैल्यूबल हो गए. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू एसेट इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते हम, इससे सिर्फ कॉस्ट निकालते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कितना रहा. इट्स फॉल्स. इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, सो कॉस्ट ऑफ देम इज सोन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. यस, आप इसको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाते हो. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स. अगर आपका 100 रुपये का ओपनिंग था, 100 रुपये का खरीदा, 200 हो गया. बट आपके पास बचा है 50, तो मैं बोल सकता हूँ 200 माइनस 50, 150 आपने यूज़ किया. तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इट्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. नाउ ट्रेडिंग अकाउंट विल शो द क्वांटिटीज ऑफ फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस नहीं, रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ फिनिश गुड्स आती है. फॉल्स. ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस, ओवरहेड में आपके पास सिर्फ डायरेक्ट आते हैं, नहीं इनडायरेक्ट आते हैं. ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नहीं, ओवरहेड में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटरप्राइज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज. अपने आप में लाइन ही खुद से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना. वाई विल यू मेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? सो इट इज़ फॉल्स. नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ. ठीक है, फर्स्ट द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर अ एनपीओ फॉलोज द अक्रूवल कंसेप्ट. भाई नाम भी बोलो, रिसीट एंड पेमेंट. रिसीट पेमेंट इज लाइक कैश अकाउंट, जहाँ पे आप कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हो. सो ये अक्रूवल नहीं होगा, इट्स अ कैश. फॉल्स. क्या बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स से रिकॉर्ड होते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं तो कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकता. इट्स अ फॉल्स. क्या अगर स्पोर्ट्स क्लब कोई ग्रास सेल करता है, ठीक है, तो इसको सेल ऑफ एसेट बनाएंगे क्या? नहीं, ये तो रेवेन्यू नेचर का हो गया ना. फॉल्स. क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता है बट कुछ मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, इसको फिक्स्ड एसेट में डिस्क्लोज करोगे क्या? नहीं, सब्सक्रिप्शन ड्यू ये आपके लिए एसेट हो जाएगा, तो इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? करेंट एसेट पे. फॉल्स. रिसीट एंड पेमेंट गिव डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर. नहीं, आउटस्टैंडिंग जो हुआ उसको तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाओगे, जो इस साल का था बट मिला नहीं. जो मिलता है, जो पेमेंट होता है, उसको आप दिखाते हो रिसीट पेमेंट में. सो इट्स अ फॉल्स. एडजस्टमेंट अगर इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो इट सेल बी एडजस्टेड इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ ओनली वन. अगर कोई एडिशनल चीज़ है जिसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया तो उसको 2 जगह लेके जाते हो ना, नॉट इन वन प्लेस. टूर्नामेंट एक्सपेंस आर इंकर्ड मोर देन टूर्नामेंट फंड देन एक्सेस टू बी शोन एज एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. देखो, अगर टूर्नामेंट फंड के लिए आपको 100 रुपये मिला था बट आपने एक्चुअली में 120 रुपये इंकर किया, तो 20 रुपये जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, नॉट इन बैलेंस शीट. इट्स फॉल्स. फॉर अ एनपीओ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रॉफिट. नहीं, देखो, अगर आप एक्सेस कमाते हो इनकम इन एनपीओ तो उसको सरप्लस बोलते हैं, और अगर इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट. सरप्लस ऑफ एनपीओ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर. नहीं, अगर एनपीओ को सरप्लस आ गया तो उसको मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसको रीडिप्लॉय कर देते हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड. ठीक है. क्या टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड इज बेस्ड ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग? यस, इट्स ट्रू. सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू द वन टाइम फी. नहीं, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे आप नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन हर मंथ पे करते जाते हो, राइट, रेगुलर इंटरवल्स पे, तो ये वन टाइम नहीं होता, राइट. तो इट्स फॉल्स. इट्स गोइंग टू बी फॉल्स. सब्सक्रिप्शन फीस रेफर्स टू वन टाइम फीस पेड बाय द मेंबर्स टू गेट एडमिशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ क्लब. क्या मेंबर के बेनिफिट के लिए जो पे करते हैं वन टाइम? नहीं, वन टाइम तो एंट्रेंस होता है ना, एडमिशन के लिए जो पे करते हैं. सो इट इज़ फॉल्स. टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु वॉलंटरली अंडरटेक्स अ सर्विस विच वुड नॉर्मली बी पेड इन केस ऑफ अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. यस, इसको ऑनररी बोलते हैं, जो वॉलंटरली कुछ सर्विस देता है और जिसको आप कुछ पे करते हो. और अदरवाइज अगर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ तो मिलता है. एक इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट. नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तो प्रॉफिट के लिए बैठी हुई है. पार्ट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस विच इज टू बी कैपिटलाइज्ड. जो चीज़ कैपिटलाइज होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा ना, इट विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फॉल्स. बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है, प्रीवियस ईयर का नहीं. सो इट्स फॉल्स. अमाउंट रिसीव्ड इन डोनेशन बाय एनपीओ अंडर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. किसी
कोई पर्सन मर गया, उसके विल में लिखा था कि इतना पैसा मेरे एनपीओ को चला जाएगा, तो वो लेगेसी बोलता है, यस इट्स ट्रू। वेर एनपीओ हैज़ अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, अगर एनपीओ को कुछ अदर ट्रेडिंग एक्टिविटी भी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसका कंसोलिडेट करते क्या, यस ट्रू। एनपीओ कंसेंट्रेट देयर एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्निंग, भाई तुम बात भी बोल रहे हो कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट अर्निंग एवेन्यूज पे भी फोकस करेगा, कैसे, फॉल्स। ऑल द रिसीट्स आर ऑफ रेवेन्यू नेचर इन केस ऑफ एनपीओ, नहीं भाई वो कैपिटल रिसीट भी तो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ बिल्डिंग फंड मैंने रिसीव किया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इट्स अ कैपिटल रिसीट। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस होता है, भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो इसका कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता, इट्स फॉल्स। अब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रिलेटेड, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादा ट्रू एंड फॉल्स यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। और ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन अप फ्रॉम द बुक्स केप्ट। सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिंगल एंट्री में तो समझ जाइए जो वेजिटेबल वाले हैं आपके, मिठाई वाले दुकान वाले छोटे छोटे, ये लोग जो मेंटेन करते हैं कि भाई मेरा कितना कैश आया कितना गया, या आपको मैंने उधार दिया तो कितना आपको आपसे लेना है, या किसी से मैंने सामान खरीदा जिसको देना है तो कितना देना है, तो दे मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मेंटेन करते। तो क्या इससे आप सिंगल एंट्री बना सकते हो क्या, सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड से प्रॉपर नहीं है तो आप कैसे ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, सो इट्स ट्रू कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हो। नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री, नहीं, मैंने बोला सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, इट्स फॉल्स। क्या सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म, यस सिंगल एंट्री स्मॉल फर्म ही अडॉप्ट करते हैं, राइट। जैसे वेजिटेबल वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, ये लोग। प्रॉफिट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑलवेज करेक्ट एंड एक्यूरेट, भाई तुम बोल रहे हो कि सिंगल एंट्री है और उसको बोल रहे हो एक्यूरेट है, करेक्ट भी है, फॉल्स। प्रॉफिट्स कंप्यूटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बाय डिफरेंट बिजनेस आर नॉट कंपेरेबल, ऑफ कोर्स सिंगल एंट्री में सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, तो इट्स फॉल्स, इट्स ट्रू, इट इज़ नॉट कंपेरेबल। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पार्टनरशिप अकाउंट्स रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो सबसे पहला, इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर कोई अग्रीमेंट पार्टनरशिप रिलेटेड ना हो तो आप प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हो, इट्स फॉल्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन नीड नॉट बी सेम, यस आप जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हो और जिस रेशियो में कैपिटल आप लाते हो दोनों सेम नहीं हो सकता, फॉल्स। ट्रू। एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर, नहीं हर एक पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, इट्स फॉल्स। अ पार्टनर कैन एडवांस लोन टू पार्टनरशिप फर्म इन एडिशन टू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, यस आप एडवांस कर सकते हो लोन, यस ट्रू। अ पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ नॉट प्रोवाइड इन पार्टनरशिप डेट, अगर पार्टनरशिप डेट में इंटरेस्ट के बारे में नहीं मेंशन है ऑन कैपिटल तो ये मैंडेटरी नहीं है देना, तो दे कैन नॉट डिमांड, इट्स फॉल्स। इफ अ पार्टनर डजंट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज देन ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर भी होता है जो पैसा तो दे रहे बट वो काम डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं करते, तो दे आर स्टिल इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट, तो इट इज़ फॉल्स। क्या इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% ऑन पार्टनर्स लोन इवन इफ नॉट पेड पार्टनरशिप डेट, देखो पार्टनरशिप डेट में अगर कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो यू विल नॉट बी गिवन एनीथिंग, बट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप डेट में मिला है क्या नहीं लिखा। हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी पार्टनर्स इन द सेम रूम, क्या बात है, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं बिजनेस पार्टनर्स, इट्स फॉल्स। वन सिंगल पार्टनर इज प्रिंसिपल अदर इज एजेंट, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर पार्टनरशिप में 2-3 पार्टनर है, 3, तो तीनों एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट माने जाते हैं और तीनों फॉर्म के भी एजेंट माने जाते हैं। सो ऐसा नहीं होता है कि एक सीनियर पार्टनर को प्रिंसिपल बोलते थे बाकी एजेंट, इट इज़ फॉल्स। बट पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ फॉर्म इन ईच अदर, यस इट्स ट्रू। नाउ गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यस बिकॉज इट कैनॉट बी टच्ड एंड फेल्ट बट इट कैनॉट बी वैल्यूड, ऐसा तो नहीं है, इट कैन बी वैल्यूड, फॉल्स। गुडविल इज वैल्यूड वेन एवर देर इज चेंज इन PSR, यस अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, तो जो पार्टनर गेन करता है प्रॉफिट शेयरिंग तो उसको हम डेबिट करते हैं उसके कैपिटल को, और जो सैक्रिफाइस करते हैं उसके कैपिटल को क्रिएट करते हैं, सो वैल्यू करते हैं, यस। क्या गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म जिसके थ्रू आप ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, यस इट्स ट्रू। क्या एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल कैन बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सोन एसेट, नहीं गुडविल को भी आप रेज नहीं करते, गुडविल को रेज करते हो जब उसको परचेज करते हो, बाकी टाइम पे आप कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट करते हो, सो इट इज़ फॉल्स। ओनली सिंपल एवरेज मेथड कैन बी यूज्ड टू वैल्यूएशन गुडविल, नहीं आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड है, आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड है, इट इज़ फॉल्स। क्या सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल से कितना आप कमा रहे हो, एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, यस इट इज़ ट्रू। क्या नॉर्मल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऑन बाय सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, यस जो सिमिलर कंपनीज कमा रही है बट मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ उसको बोलते हैं एक्सेस पोर्शन को सुपर प्रॉफिट। क्या नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पास्ट प्रॉफिट, नहीं पास्ट प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता, इट्स फॉल्स।
आप करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट गुडविल कैन नॉट बी रेस्ड। गुडविल रेस कब हो सकता है? जब आप उसको परचेज करते हो। इट कैन नॉट बी रेस्ड, सो इट इज रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। यस, इट इज ट्रू। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड इक्वली। नहीं, जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करते हो उसको उस रेशियो में गुडविल मिलता है। इट्स फॉल्स। नाउ अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर डजंट हैव द सेम राइट एज ओल्ड पार्टनर। नहीं, सेम राइट होता है अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, सो इट इज फॉल्स। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओल्ड पार्टनर्स हैव टू फॉरगो सर्टेन प्रॉफिट्स। यस, इसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। जैसे पहले केक था तो उसमें 2 लोग खाते थे, अब 3 लोग खाएंगे, तो क्या मैं बोल दूँ थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस किया ओल्ड वालों ने, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इट्स ट्रू। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं? यस, ट्रू। एनी अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस, एसेट बढ़ता है तो एसेट को डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। ऑल द पार्टनर्स में डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। यस, पार्टनर हो सकता है बोले कि सारा एसेट्स को मेरे को रिवैल्यूएशन नहीं करना है, दे में डिसाइड सो। न्यू पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हैव शेयर इन रिजर्व्स अपीयरिंग द बैलेंस शीट प्रायर टू एडमिशन। क्या एडमिशन के पहले का जो रिजर्व्स है उसको उसमें क्यों राइट मिलेगा? इट इज़ फॉल्स। इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस देन इट रिप्रेजेंट प्रॉफिट। यस, देयरफॉर इट इज क्रेडिट टू ऑल द पार्टनर्स इक्वली। नहीं, देखो सारे पार्टनर्स को इक्वली नहीं मिल सकता, उनके पीएसआर में मिलेगा। इट्स फॉल्स। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट इज कैपिटल। यस, न्यू पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू शेयर इन द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्यों मिलेगा? वो तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नो, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप हैज़ टू बी क्लोज इफ एनी ऑफ द पार्टनर रिटायर्स। एक बात बताओ, कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो बिजनेस में क्लोज कर दूंगा क्या? ओल्ड पार्टनर्स में डिजायर टू कंटिन्यू, सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिजर्व्स अपीयरिंग बैलेंस शीट। क्या पार्टनर रिटायर होता है तो रिजर्व्स को तो ओल्ड जितने पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन्स द सेम। नहीं, दे में डिसाइड जिस भी रेशियो में उनको प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट को शेयर करना है। इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ही मस्ट रिटायर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ऐसा तो कोई नॉर्म नहीं है, वो कभी भी जब भी उसको मन करे तब रिटायर कर सकता है। नो, रिटायरिंग पार्टनर हैज़ टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। नहीं, वो तो अपना शेयर ऑफ गुडविल तो लेकर जाएगा ना, बिकॉज ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज प्रॉफिट शेयर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को आप डेबिट करते हो, इनके कैपिटल को क्रेडिट करते हो। इफ अ पार्टनर रिटायर्स इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। नहीं, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट जितना प्रॉफिट होता है सब पे उसको शेयर मिलता है, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फर्म ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी रखा है देन इट इज टू बी सरेंडर एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यस, ट्रू। एनी जॉइंट पॉलिसी रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज स्टेटेड टू ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड शेयर। यस, ये जॉइंट पॉलिसी है, सारे के सारे पार्टनर्स के लिए लिया गया तो सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट नेसेसरी। क्या रिटायरमेंट होगा और मैं बोलूँगा रिवैल्यूएशन नहीं करना, पर रिवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा? फॉल्स। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट सबको मिलता है, रिटायरिंग पार्टनर्स को भी मिलता है? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नो, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। नहीं, जो अदर पार्टनर्स वो कंटिन्यू कर सकते हैं, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। लीगल हियर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्टनर, ये क्या कॉन्सेप्ट है? उसको मन करेगा तो वो बनेगा, सो ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। यस, रिवैल्यूएशन करते हैं क्योंकि डेथ, जो पार्टनर का डेथ हुआ उस दिन तक एसेट्स का जो वैल्यू रिवैल्यू होगा उस हिसाब से उसको शेयर इन रिवैल्यूएशन रिजर्व मिलेगा। एनी रिजर्व appearing in the balance sheet on the date of death of partner is transferred to all the partners in their profit sharing ratio. Yes, it is true. Legal years of deceased partner entitled to his capital balance. नहीं, सिर्फ कैपिटल का नाम, उसका रिजर्व्स पे राइट मिलता है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सब कुछ मिलता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। नहीं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर जो जिसका डेथ हुआ है वो तो अपना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऑफकोर्स गुडविल एडजस्टमेंट बिकम्स नेसेसरी। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैन अग्री टू चेंज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यस, वो जिस वे में चाहेंगे उस वे में वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म गेट्स सरेंडर वैल्यू ऑफ द JLP। JLP मीन्स मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोल रहा हूँ, तो क्या आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है? डेथ में तो आपको पूरा सम अश्योर्ड मिलेगा ना, सरेंडर तो सिर्फ रिटायरमेंट में मिलता है। ओनली लीगल हेयर्स ऑफ डिजीज्ड पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सारे पार्टनर को मिलता है बिकॉज दिस इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सारे पार्टनर के ऊपर है। Now, dissolution of partnership firm and LP.
क्या बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो मतलब रिलेशनशिप चेंज होता है, मतलब एडमिशन, डेथ, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन, ओल्ड पार्टनरशिप चला गया, नया पार्टनरशिप फॉर्म हो गया. बट डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या है, जहाँ पे पूरा बिजनेस बंद हो जाता है. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एसेट्स ऑफ द फॉर्म आर रियलाइज्ड, देन द अमाउंट इज रियलाइज्ड इज अप्लाइड टुवर्ड्स द रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. यस, इट इज ट्रू. क्या डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में बिजनेस स्टॉप्स? यस, बट इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड बिजनेस कंटिन्यूस. यस, इट इज ट्रू. क्या एक्सपेंसेस जो डिसोल्यूशन में होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं रिलेशन का? एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. तो सपोज कि मैंने एक्सपेंसेस इंकर किया तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी नहीं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करता हूँ, राइट. अब इसको ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करूँगा, रियलाइजेशन में करूँगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस. तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते, क्रेडिट नहीं करते. ओके. नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बट रियलाइजेशन कब करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में. यस, इट इज ट्रू. नाउ कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड समझ लेते हैं. एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी? ऐसा तो नहीं है, कुछ पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड भी होती है. सो ऑल लिस्टेड कंपनीज आर पब्लिक कंपनी, बट ऑल पब्लिक कंपनीज आर नॉट लिस्टेड. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्या शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज? यस, ट्रू. इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इंकॉर्पोरेटेड कंपनी. भाई कंपनी मैंडेटरी है इंकॉर्पोरेट करना, इट्स फॉल्स. कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. यस, ट्रू. क्या डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स अफेक्ट एग्जिस्टेंस? नो, इट इज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस. सो इट इज़ फॉल्स. इफ शेयर्स आर फुली पेड बाई शेयर होल्डर, ही इज नो फर्दर लाइबिलिटी. यस, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? नहीं, प्राइवेट कंपनी में होती है. इट्स फॉल्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी टू शो फाइनेंशियल पोजीशन? यस, ट्रू. शेड्यूल 1 गिव्स परफॉर्मा बैलेंस शीट? शेड्यूल 3 देती है. शेड्यूल 3 गिव्स फॉर्मेट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट? नो, इट गिव्स फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट? नहीं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इतने सारे जजमेंट्स देते हो, जैसे कि मेरा एसेट का लाइफ 15 साल होगा या 10 साल होगा, सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करे या वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करे. मेरे को लगता है कि SLM नहीं WDV लगाना चाहिए. सो इतने सारे जजमेंट्स करते हो तो आप ट्रू एंड करेक्ट तो नहीं बोल सकते. इट्स नॉट साइंस. सो आप ट्रू एंड फेयर बोलते हो, तो इट्स फॉल्स. नो. इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स रिलेटेड. लाइबिलिटी ऑफ अ होल्डर ऑफ शेयर इज लिमिटेड टू फेस वैल्यू? नहीं, इशू प्राइस. हो सकता है फेस वैल्यू 10 रुपये हो, बट मैंने 15 रुपये पे इशू किया है, 5 रुपये प्रीमियम पे, तो आपका लाइबिलिटी 15 रुपये होता है. ओके, सो इट इज़ फॉल्स. ऑथोराइज कैपिटल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू? नहीं, ऑथोराइज कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो आप. ऑथोराइज कैपिटल को आप लेकर जाते हो नोट्स टू अकाउंट्स में. सो इट इज़ फॉल्स. रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर में वैरी? नो, इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड. अ कंपनी में इशू शेयर से डिस्काउंट टू पब्लिक इन जनरल? नहीं, डिस्काउंट आप सेक्शन नंबर 53 के हिसाब से नहीं कर सकते इशू. स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर इशू टू एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स एट द. यस, 53 का एक्सेप्शन ये है, स्वेट इक्विटी शेयर्स. ओके. ना एज पर टेबल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड रेट ऑफ कॉल्स इन एडवांस. तो देखो, अब ऐसे सोचो, कॉल्स इन एडवांस आपके लिए लाइबिलिटी होती है, ठीक है, और कॉल्स इन अरियर आपके लिए एसेट होता है. तो कॉल्स इन एडवांस को बैंक के लोन से सोचो. जब आपको बैंक लोन देता है तो आपके हाई इंटरेस्ट लेता है, बट कॉल्स इन अरियर को एसेट समझो तो FD से कंपेयर करो. तो जब बैंक में FD डालते हो तो बैंक आपको लो इंटरेस्ट देती है. इसी तो बैंक से जब आप पैसा लेते हो तो बैंक हाई इंटरेस्ट लेती है, बट बैंक में आप पैसा डालते हो तो आपको लो इंटरेस्ट देती है. इसी को तो हम बोलते हैं रिस्क नेट इंटरेस्ट स्प्रेड, राइट. तो इस केस में कॉल्स इन एडवांस से 12% हुआ, कॉल्स इन अरियर पे 10% हुआ, ठीक है. सो बोथ आर फॉल्स. नाउ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स? प्रेफरेंस होल्डर को वोटिंग राइट मिलता ही नहीं है, ठीक है. हाँ, अगर पार्टिसिपेटिंग हो तो उनको एडिशनल प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन मिलता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग में वोटिंग राइट नहीं होती. फॉल्स. फॉरफिटेड शेयर्स आर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर रीसेल? यस, फॉरफिटेड को आप रीसेल कर सकते हो, री अलॉट नहीं हो सकता है. यस. लॉस ऑन री शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट? नहीं, ऐसा नहीं होता. लेट सपोज कि आपका 10 रुपये का शेयर था, आपने 8 रुपया फॉरफिट कर लिया, 2 रुपया उसने दिया नहीं, तो आप इसको मैक्सिमम 2 रुपये पे इशू कर सकते हो. अगर आप 1 रुपये पे इशू कर रहे हो तो आपका लॉस 9 रुपये का हो जा रहा है, विच कैनॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट. क्यों? अगर आप 9 पे इशू कर रहे हो इसका मतलब आपने डिस्काउंट पे इफेक्टिवली इशू कर दिया, जो कि अलाउड ही नहीं है. ओके, सो इट इज़ फॉल्स. नाउ
डिवेंचर होल्डर ओनर्स कैसे होते हैं भाई? शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, डिवेंचर होल्डर क्रिएटर्स, फॉल्स। परपेचुअल डिवेंचर्स क्या होते हैं? जो कभी पेबल नहीं होंगे बट रिडेम्पशन में तो पेबल होंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ट्रू। क्या रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है? जिसका नाम रजिस्टर्ड उसको पे कर देंगे, ठीक है। तो दे आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। बियरर जो होते हैं डिवेंचर वो ट्रांसफरेबल डिलीवरी होते हैं। व्हेन कंपनी इशू देयर ओन डिवेंचर एज कोलेक्टर सिक्योरिटी, जैसे सपोज कि मैंने बैंक से लोन लिया फ्लैट के लिए, तो फ्लैट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी, कि नहीं हुआ तो बैंक इसको हाइपोथिकेट कर सकती है, राइट। सो when company issue their own debenture as collateral security for loan, the holder of such debenture is entitled to interest only on the amount of loan. ऐसा हो सकता है कि सपोज कि मैंने बिल्डिंग का अगेंस्ट बैंक से लोन लिया, तो ये तो प्राइमरी सिक्योरिटी है, बट कभी कभी बैंक कलेक्टर बोलते हैं कि एडिशनल सिक्योरिटी दो, तो मैं सपोज डिवेंचर इशू कर दिया, तो वो डिवेंचर वैलिड तब तक नहीं है जब तक मैं लोन में डिफॉल्ट ना कर दूँ। जब लोन में डिफॉल्ट करता हूँ तब डिवेंचर मटेरियलाइज हो जाती है, तब उसकी वैल्यू हो जाती है, ओके। तो जब तक आप डिफॉल्ट ना करें तब तक इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? आपको लोन पे मिलेगा, डिवेंचर पे नहीं मिलेगा। इट्स ट्रू। और इसका आप एंट्री भी करते हो, सिर्फ नॉशनल एंट्री, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये सस्पेंस अकाउंट चला जाता है एसेट साइड में, चला जाता है लाइबिलिटी साइड में। सो डिवेंचर सस्पेंस अपीयर्स ऑन लाइबिलिटी साइड, नहीं तो डेबिट साइड में जाता है, सो इट्स फॉल्स। क्या कंपनी अगर लॉस इंकर करेगी तो क्या डिवेंचर पे नहीं करना पड़ेगा? इट इज़ नॉट शेयर, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिवेंचर होल्डर, जैसे आप बैंक से कर्ज लियो तो आपको देना पड़ता है EMI, आप कमाओ चाहे मत कमाओ, सो इट इज़ फॉल्स। एट अ टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ आफ्टर शेयर होल्डर। भाई क्या बात करता है, शेयर होल्डर को बाद में मिलता है, सबसे लास्ट में, फॉल्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स, यस। कन्वर्टेबल कौन कहता है? जो इक्विटी शेयर्स में फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं, इट्स ट्रू। रीडीमेबल डिवेंचर कौन कहते हैं? जेड विच आर नॉट पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, जो लाइफ टाइम पे कभी पेबल नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, वो एक स्पेसिफाइड डेट पे पेबल होगा, सो इट्स फॉल्स। डिवेंचर्स कैन बी इशूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या डिवेंचर्स अदर देन कैश के लिए भी इशू हो सकता है? यस। मैंने बिल्डिंग खरीदा उसके लिए डिवेंचर दे दिया, इट्स ट्रू। नो। क्या अगर आप बोनस इशू करते हो, मतलब आप पैसा नहीं लेते हो, फ्री में शेयर दे देते हो, तो आप क्या बोलते हो? मतलब एक्स्ट्रा कुछ कमाई नहीं आया, आप बोलते हो एक शेयर के अगेंस्ट एक शेयर और दे दूंगा, तो मेरे पास 100 शेयर था कंपनी का, 200 हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर जब बढ़ते हैं तो EPS कम हो जाएगा ना, बिकॉज आप क्या करते हो? प्रॉफिट डिवाइड बाय अर्निंग्स करते हो। सॉरी, आपका EPS का फॉर्मूला क्या होता है? यू से कि मेरा प्रॉफिट क्या है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये EPS कम हो जाएगा, यस। इशूड शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग राइट इशू, बोनस इशू मे बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल, नहीं, और इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, फॉल्स। राइट इशू ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ द मार्केट वैल्यू। राइट इशू में क्या होता है? थोड़ा सा कम दाम पे देते हो, राइट, मार्केट से, तो उससे मार्केट वैल्यू डिक्रीज होता है, यस। क्या राइट शेयर्स आर नॉर्मली ऑफर्ड एट अ प्राइस मोर देन कम राइट वैल्यू? देखो कम राइट का मतलब क्या होता है? देखो मैं जब राइट देता हूँ, ठीक है, राइट, तो राइट जब तक रहता है शेयर्स में, जब तक राइट शेयर्स एकदम अलॉट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आज मैंने राइट दिया, ठीक है, 15 तारीख तक, तो इसको बोलते हैं कम राइट प्राइस, ये थोड़ा हायर प्राइस पे ट्रेड करता है। लेकिन इसमें थोड़ा कम दाम पे देता हूँ तो एक्स राइट प्राइस, राइट के बाद थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो क्या राइट शेयर्स आर नॉर्मली ऑफर्ड एट अ प्राइस मोर देन द कम राइट वैल्यू? नहीं, मतलब एक्स राइट वैल्यू तो कम हो जाता है ना, सो कम राइट वैल्यू से लेस हो जाता है, राइट, कॉजिंग डिलेशन इन द वैल्यू ऑफ पोस्ट इशू, फॉल्स। द राइट शेयर्स आर ऑफर्ड एट लेस प्राइस, ठीक है। नाउ क्या जब शेयर्स रिडीम्ड होते हैं, व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड बाय यूटिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एक तो शेयर आप रिडीम कर सकते हो फ्रेश इक्विटी शेयर से पैसा रेस करते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से। तो क्या जितना भी फेस वैल्यू का शेयर रिडीम होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो? नहीं, आप कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, इट इज़ फॉल्स। क्या कोई कंपनी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को दो चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते? एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप मिसलेनियस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए नहीं कर सकते हो, और दूसरा आप इसको रिडिम्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, सो इट इज़ ट्रू। क्या बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कैन बी यूज टू ट्रांसफर कैपिटल? बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर से आप क्या करते हो? बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर से आप जो रीसेल करते हो तो जो लॉस होता है उससे ऑफसेट करते हो, सो ये रिडिम्शन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है। कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व से सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर से इशू होता है, तो आप इससे राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, ट्रू। नो। अमाउंट्स क्रिएटेड टू डिवेंचर रिडिम्शन रिजर्व मे बी यूटिलाइज बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पज? नहीं भाई,
जिसका नाम ही है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो डिवेंचर की रिडेम्पशन के लिए क्रिएट हुआ है, इट इज़ फॉल्स। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेट होती है बैंकिंग कंपनी, फॉर बोथ पब्लिकली प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर, यस, इनको डीआरआर नहीं बनाना। डीआरआर सिर्फ किसको बनाना पड़ता है? अगर आपका पब्लिक प्लेस डिवेंचर हो, जो आपने पब्लिक को इशू किया है, वैसा डिवेंचर अगर आपके पास है, ठीक है, उस डिवेंचर के लिए आपको डीआरआर बनाना पड़ता है। कितना? 10%, जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो बनाती है, ठीक है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो, देखो एक होता है कि आप लमसम में पेमेंट करते हो तो आप एक लॉट में करते हो, बट इंस्टॉलमेंट तो इंस्टॉलमेंट में करोगे, इट्स फॉल्स। एट द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डीआरआर शुड बी ट्रांसफर। अगर डिवेंचर रिडेम्पशन हो गया, मतलब डीआरआर का काम हो गया, तो आप उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, यस, इट इज़ ट्रू। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि पास्ट 6 पेपर्स में कैसे कैसे ट्रू फॉल्स आ रहे हैं। सो स्टार्टिंग विथ जून 23, एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एंड शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम, यस, ट्रू। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या अगर आप कोई एक्सपेंस इनकर करते हो लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, सिनेमा हॉल को, इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स। क्या ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग करना इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन, यस, इट्स ट्रू। क्या डेल क्रेडिट कमीशन अगर कंसाइनी को दोगे तो बैड डेट किसका हो जाएगा? बर्डन कंसाइनी का, फॉल्स। क्या परपेचुअल डिविडेंड्स लिक्विडेशन पे तो पेबल होता है, यस, इट्स ट्रू। क्या ओवरहेड एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट ओवर एक्सपेंसेस, नो, इट्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ दिसंबर 23, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे रेलेवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए क्या? यस, ट्रू। क्या कैपिटल एसेट्स अगर सेल होता है तो उससे कैपिटल एसेट, बट इट विल स्टिल बी एडेड टू रेवेन्यू, ताकि मैं नेट प्रॉफिट निकालूँ कितना होगा, ट्रू। डिप्रिसिएशन नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग नीड्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड एक्सेलरेटेड होता है, मतलब अर्ली ईयर्स में ज़्यादा डिप्रिसिएशन, लेटर ईयर्स में कम डिप्रिसिएशन, ट्रू। क्या इनॉग्रेशन एक्सपेंस जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या डिस्काउंट कॉलम कैशबुक का टैक्स ट्रेड डिस्काउंट जाता है इसमें? नहीं, कैश डिस्काउंट जाता है। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, इट्स ओनली शोन इन द बैलेंस शीट, ट्रू। इफ़ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, इट इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल, नो, इट इज़ एरर ऑफ कमीशन। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड कर सकते हैं स्टैट्यूट को? नो, इट कैन नॉट ओवरराइड। क्या प्रोमिशनरी नोट में अमाउंट जो पे होता है मेकर पे करता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर, यस, ट्रू। क्या सारे एरर्स जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई होते हैं? क्या नहीं, कुछ कुछ बैलेंसिंग के, टोटलिंग के भी तो एरर होते हैं जहाँ पे जर्नल एंट्री के बिना करना पड़ता है, यस, फॉल्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, यस, ट्रू। मतलब नॉमिनल अकाउंट्स बैलेंस होते हैं क्या? ओनली पर्सनल एंड लीगल अकाउंट्स आर बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ फॉल्स। क्या ओवरऑल एक्सपेंस अगर सेकेंड हैंड मशीनरी का तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म? देखो, अगर मैं वैल्यू करता हूँ इन्वेंट्री को कॉस्ट पे, जितना मेरा खर्चा लगा, बट एनआरवी पे अगर एनआरवी कम हो जाएगा तो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कि एनआरवी ज़्यादा हो तो एनआरवी को रिकॉर्ड मत करो, कम हो तो रिकॉर्ड करो, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रोमिशनरी नोट कैन बी मेड पेबल टू बेयर, नहीं, प्रोमिशनरी नोट ऑलवेज सर्टेन पेई को ही होता है, जो पेई शुड बी सर्टेन इन प्रोमिशनरी नोट, बेयर को नहीं पे हो सकता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर एनपीओ फॉलोज अक्रूवल, भाई रिसीट एंड पेमेंट भी बोल रहे हो तो इट्स अ कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। लीगल ईयर्स ऑफ डिजीज पार्टनर एंटाइटल टू हिज कैपिटल बैलेंस ओनली, नहीं, लीगल ईयर्स को कैपिटल बैलेंस मिल सकता है, करंट बैलेंस मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, लोन का बैलेंस मिल सकता है, सब प्रॉफिट का शेयर मिल सकता है, सब कुछ मिलेगा। क्या मैचिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट? किस मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है? आप जितना रेवेन्यू होता है उसका एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो, तो रेवेन्यू जितना अर्न होता है एक्सपेंसेस भी जितना रिकॉर्ड होता है, वो एक्सपेंसेस पे हो या ना हो आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। सो इट्स अक्रूवल कंसेप्ट, नॉट कैश कंसेप्ट। क्या कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसर्न एड यूजर ऑफ अकाउंट्स? नो, कस्टमर्स आर इंडीड यूजर ऑफ अकाउंट्स। क्या इन्फ्लेशनरी कंडीशन में फीफो से लोएस्ट वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड आएगा? यस, इट्स फॉल्स, क्योंकि उन्होंने बोला नो, फीफो विल नॉट शो, फीफो विल शो। फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इक्विटी ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, यस, बट डिवेंचर से आप यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ फॉल्स। क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग सिनोनिमस नहीं है? यस, दे आर नॉट सिनोनिमस, दे आर नॉट सिनोनिमस, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। लाइक जब बुक कीपिंग खत्म होता है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, ओके, सो ट्रू। लेजर इज नॉन एज प्रिंसिपल बुक अकाउंट इज बिकॉज लेजर में सारे ट्रांजेक्शन एक नेचर के वहीं पे रिकॉर्ड हो जाते हैं, सो इट इज़ ट्रू। ट्रेड डिस्काउंटिंग रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ ट्रिपल कैश बुक, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होता है, ओनली कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। क्या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब कहता है ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट्स? पहले तो मॉनेटरी यूनिट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 100 रुपये 200 रुपये, बट आप मॉनेटरी यूनिट्स जो रहेगा यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब या तो रुपीज़ या तो डॉलर्स या कोई अदर करेंसी। इफ़ अ सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब किसी एनपीओ का सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा
उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना पड़ता है, यस। पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विल शेयर प्रॉफिट्स और बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन सेंस ऑफ एग्रीमेंट, नहीं होगा तो इक्वल, फॉल्स। LLP को should have 2 designated partners, yes, but only one of them should be resident, ये बोल रहे हैं दोनों रेसिडेंट होने चाहिए, नहीं, फॉल्स। क्या एक NPO विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 8 कैन डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस? नहीं, सरप्लस को आप कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। आप क्या करते हो सरप्लस के साथ? यू ओनली डिप्लॉय इट फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, सो इट इज़ फॉल्स। तो विद दिस हमने अराउंड 200 प्लस ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस को डिस्कस किया फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, प्लस हमने लास्ट 6 पास्ट पेपर्स के भी ट्रू एंड फॉल्स को कवर किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स अगर आपको किसी और टॉपिक पे आपको गाइडेंस चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैप्पी लर्निंग।